हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 11th मैथ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल जीरो टू हाई लेवल यानी जेई मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 के अंदर सबसे पहले आपको क्या जानना है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी नंबर इन द फॉर्म a plus iota b is called complex number, where AB is element of R, it is denoted by Z equal to A plus iota B। कोई भी नंबर दिया गया है, अगर वो A plus iota B के फॉर्म में है या आप उसको A plus iota B के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, that number is called complex number, where A और B क्या है, रियल नंबर्स। तो A is a real part of complex number Z and B is a imaginary part of complex number Z. And this is I is iota, iota square is -1 and iota equal to root under -1. This iota is very important. Okay, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कोई भी नंबर होगा जो a प्लस आइटा b या x प्लस आइटा y के फॉर्म में होगा, पहला पार्ट होगा और दूसरे पार्ट में आयोटा होगा। तो जो a वाला होगा विदाउट आयोटा वाला, डेट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा डेट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा क्या है, तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा है रूट अंडर -1। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपको जानना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है कि दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर और एज ए पॉइंट भी डिनोट कर सकते हो। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप इसको पॉइंट की तरह अगर क्वेश्चन पूछा गया है या वेक्टर के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन 11th के लिए भी, जेई मेंस एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट मानते हैं तो z a प्लस आइटा b है, तो आप इसको लिख सकते हैं a कॉमा b, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जो फर्स्ट होगा दैट इज कॉल्ड रियल, और जो सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये आपका ग्राफ है तो ये z पॉइंट है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a b है, तो x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर शो करते हैं, एज ए वेक्टर दिया गया है, तो कह रहा है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो आप लिख सकते हैं ए बी, यानी x कोऑर्डिनेट आपका a है और y कोऑर्डिनेट b है। z इज अ वेक्टर वेयर x कोऑर्डिनेट इज a एंड y कोऑर्डिनेट इज, इसका x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज ए पॉइंट भी एज्यूम कर सकते हो, एज ए वेक्टर भी एज्यूम कर सकते हो। तो पॉइंट और वेक्टर के एज्यूम करने में क्या डिफरेंस है, इसको ध्यान। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप देखोगे यहाँ तो दोनों के बीच में किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कि अगर आपने यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट है, ये अभी आपने सीखा है। अब आप देखो कि अगर हम इसके अंदर ये पॉइंट लेते हैं, क्या कि अगर आप पॉइंट थिंक करते हो या वेक्टर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कब आप पॉइंट लोगे कब आप वेक्टर। तो कह रहा है व्हेन वी थिंक एज ए z एज अ पॉइंट देन इट हैज अ फिक्स्ड लोकेशन इन द प्लेन। अगर आप इसको पॉइंट मानेंगे तो पॉइंट तो फिक्स होता है, तो क्या है इसका लोकेशन जो होगा वो फिक्स होगा। वेयर एज if we think of z as a vector, then it is a free entity, we can move it around the plane as we wish। अगर आप इसको वेक्टर मानते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इसको मूव कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, क्वेश्चन के लॉन्ग इसकी मूवमेंट हो सकती है। as long as we don't change its magnitude and direction, केवल इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को का चेंज नहीं होगा। whether we should think of zero z as a point or as a vector depends on context। यानी आप इसको पॉइंट मानो या वेक्टर मानो, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, कॉन्टेक्स्ट जो दिया गया उस पर डिपेंड करेगा। ये कैसे आएगा, तो जब आप फॉरवर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें पॉइंट लेना है और कहाँ पे हमें एज ए वेक्टर इसको मूवमेंट भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और भी डिफरेंस होता है, अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, सेकेंड पॉइंट हमारा है दैट इज अ मॉडुलस। हमें बोला गया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखोगे, ये तो आपने कर लिया है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स।
तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दैट इज व्हेन z अगर आपका दिया गया a प्लस आयोटा, तो a और b, a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट, तो मॉडुलस ऑफ z को आप लिख सकते हैं दैट इज रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ये z है। अगर आप टेकिंग ऑफ z एज अ पॉइंट, अगर आप z को पॉइंट एज्यूम करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z की का मीनिंग क्या है, मॉडुलस ऑफ z इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपने इसको पॉइंट माना है तो ये जो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू ये शो करता है कि जो z आपका पॉइंट है उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ओरिजिन से उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, इसको शो करेगा कौन, मॉडुलस ऑफ z। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, देन वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z का मतलब हुआ कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, क्या उसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप उसको वेक्टर शो करते हैं टेकिंग ऑफ z एज अ वेक्टर, अगर आप इसको वेक्टर शो करते हो तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर z, यानी कि जो वेक्टर z है उसकी जो लेंथ होगा उसको डिनोट करेगा कौन, मॉडुलस ऑफ z। तो ये ध्यान रखना है, इसी के ऊपर हमने एग्जांपल भी दिया ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस z इक्वल टू 4 5 कुछ भी देगा, यानी मॉडुलस ऑफ z की जो वैल्यू है उसका क्या मतलब है। तो दिस वुड मीन z इज अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। इसका मतलब है कि z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, 1। लेकिन अगर एज ए वेक्टर इसको डिफाइन करते हैं तो क्या बोलेंगे, और ए वेक्टर यानी z इज ए वेक्टर whose magnitude is 1। यानी मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 के दो मीनिंग, पहला मीनिंग है एज ए पॉइंट कि z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1। और अगर आप z को वेक्टर मानते हैं तो ये क्या है कि दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर z क्या है, 1। तो ये था आपका एग्जांपल, आई थिंक कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो एट फर्स्ट हमें जानना है कि आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। तो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ z व्हेन थिंकिंग ऑफ z एज अ पॉइंट is the angle made by the line joining the origin to the point z with the positive direction of x-axis। यानी अगर आप z को एज ए पॉइंट मानते तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से जाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, राइट। पहला आर्गुमेंट ऑफ z विद थिंकिंग एज ए पॉइंट क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ z। जो लाइन ओरिजिन और जेड पॉइंट से वो मिलाती है, ज्वाइन करती है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। लेकिन अगर आप z को क्या मानते हैं, वेक्टर, तो क्या कहता है, आर्गुमेंट ऑफ z व्हेन थिंकिंग ऑफ z एज ए वेक्टर इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर z विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यानी आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, एक जो आर्गुमेंट ऑफ z क्या है कि कोई भी वेक्टर जो एंगल मेड करता है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। जैसे इसके बेस्ट पर हमने एक क्वेश्चन दिया है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z9। अब आर्गुमेंट ऑफ z कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट गिवन है, इसका क्या मीनिंग है, उसको क्या समझते हैं उससे। तो कह रहा है दिस वुड मीन दैट z is a point on the positive y-axis। कह रहा है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिन से जो z का पॉइंट लाइन जा रहा है वो x के साथ क्या बना रहा है, एंगल 90 बना रहा है। इसका मतलब कि आपका पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पर है। तो कह रहा है दिस वुड मीन दैट z is a point on the positive y axis। और अगर आप इसको वेक्टर मानते हो, z is the vector pointing in the positive y direction। क्योंकि आप जानते हो what is the difference between a scalar and vector, vector always have direction। तो कह रहा वेक्टर pointing in the positive y direction, इसका मतलब है कि जो वेक्टर पॉजिटिव y डायरेक्शन में इसको शो कर रहा है। इस तरह से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है
कि आर्गुमेंट ऑफ जेड 90 है, 45 है, इसका क्या मतलब, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो आपके और जो आपका जेड है, जेड पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ क्या एंगल। तो आई थिंक ये क्लियर, आप कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब यहाँ कह रहा है हमें कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट, प्रिंसिपल से जैसे पता हो रहा है कि प्रिंसिपल का मतलब होता है वन, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट जो है कई हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, वन होगा, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, -π to π। कह रहा देयर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट ओनली वन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की एक ही वैल्यू, principal argument theta lies in the range of -π to π and depends on quadrant in which the point lies। और ये डिपेंड करता है किस पे, क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट का पता कैसे चलता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो आप जानते हो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक्स वाई। तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वहां आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा के बराबर होगा, जो थीटा फाइंड करोगे। इसका एग्जांपल अभी देंगे आगे। अगर बता रहा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक्स आपका निगेटिव है, वाई पॉजिटिव, अगर इसमें एक्स यानी रियल पार्ट निगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट यानी वाई पॉजिटिव, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और यहाँ आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पाई माइनस थीटा। इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं बिल्कुल कि ये हमारा एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव दोनों अगर है, रियल पार्ट निगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, ये क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा माइनस पाई भी पॉसिबल है और पाई प्लस थीटा। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात होगी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो एक ही होता है, वो क्या होगा, थीटा माइनस पाई, लेकिन दोनों आर्गुमेंट पॉसिबल। इसी तरह से अगर आपका एक्स यानी रियल पार्ट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होंगे वो क्या होंगे, 2π माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तो आप जानते हैं -π to π ही होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लेंगे, माइनस थीटा। तो याद रखना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की जब बात आएगी तो फर्स्ट में ओनली थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई, फोर्थ में माइनस थीटा। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, थीटा माइनस पाई भी आर्गुमेंट है, पाई प्लस थीटा भी, और फोर्थ में 2π माइनस थीटा भी और माइनस थीटा भी। चलो नेक्स्ट में इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 प्लस आइटा। 1 प्लस आइटा का आपको क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना। आर्गुमेंट फाइंड करने का बिल्कुल इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई वाई, यानी कि अगर आपका रियल और इमेजिनरी कुछ भी है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, टेन थीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव में ले लेना है। तो ये आ जाएगा 1/1 1। अगर टेन थीटा आपका 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 5/4। आप जानते हो कि 1045 डिग्रीज 1, so 45 is π/4। Since z in first quadrant, so argument of z, that is principal argument of z, दोनों क्या होगा, सेम होगा, वो थीटा के इक्वल होगा। सो आपका राइट आंसर क्या आ गया, π/4। इसी तरह से फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z -1 प्लस आइटा। आपको देखने से पता चल गया कि इसका जो रियल पार्ट है वो -1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1। यहाँ लिख दिया हमने -1, रियल पार्ट इज निगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने क्या सीखा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4 क्या है, 3π/4। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 3π/4। तो आई थिंक कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू -1 माइनस आइटा। तो आप जानते हैं -1 माइनस वाइटा को अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो क्या, -1 -1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। एक्स भी निगेटिव और वाई भी अगर निगेटिव होता है दैट मींस इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिंस सेम एज थीटा, थीटा तो सेम निकालना है, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और थीटा π/4 आ जाएगा। आर्गुमेंट की जब बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको सिखाया था पाई प्लस थीटा और थीटा माइनस पाई, तो पाई प्लस π/4 पॉसिबल है
और पाई बाई 4 माइनस पाई भी पॉसिबल। तो दिस इज 5 पाई बाई 4 एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाई 4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की अगर हम बात करें तो आपने सीखा है कि माइनस पाई टू पाई होता है, ये तो पाई से ज्यादा हो गया। सो आवर आंसर इज माइनस 3 पाई बाई 4। तो आई थिंक आपका जो एक कंसेप्ट है बहुत ही क्लियर हो गया होगा। कैसा भी क्वेश्चन अब अगर आता है आर्गुमेंट तो आप बिल्कुल इजीली आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपका है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 माइनस आइटा। हमने कोशिश की है कि हर क्वाड्रेंट के आपकी क्वेश्चंस कराते हैं। तो 1 माइनस आइटा में आप इसको क्या लिखते हो 1 कॉमा माइनस 1, यानी रियल पार्ट आपका x कोऑर्डिनेट 1 है और इमेजिनरी पार्ट यानी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव किसमें होता है फोर्थ में, तो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आप थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे सेम आ जाएगा पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या सीखा 2 पाई माइनस थीटा भी पॉसिबल है और माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 1 4 है, 4 2 जा 8 माइनस पाई 7 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 दोनों पॉसिबल है। लेकिन जब बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तो ये माइनस पाई से पाई के बीच होता है, इसलिए आपका जवाब 7 पाई बाई 4 नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज माइनस पाई बाई 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स आपका है रियल पार्ट यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हो, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वेयर r क्या है मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z की अब वैल्यू जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको जो भी दिया रहेगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल जाएगा आपको मॉडुलस ऑफ z दैट इज r निकल जाएगा। फिर आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z के लिए क्या करेंगे थीटा हमारा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो अभी आपने पीछे सीखा है कि आर्गुमेंट ऑफ z कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ z 1 प्लस आयोटा। तो आप जानते हो पोलर फॉर्म क्या होता है r into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट मींस वी हैव टू फाइंड r एंड थीटा, यानी आपको मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने निकाल लिया मॉडुलस दैट इज मॉडुलस ऑफ z क्या होगा रियल पार्ट यानी 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 एंड tan थीटा होता है मॉड ऑफ y बाई x तो 1 बाई 1 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4 सिंस z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। सो आर्गुमेंट ऑफ z यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों सेम होंगे पाई बाई 4। तो पोलर फॉर्म का आपने क्या सीखा है r into cos theta plus iota sin theta, तो put theta pi by 4, so you will get root 2 cos pi by 4 plus iota sin pi by 4। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो सेम तरीका है, कोई कंफ्यूजन नहीं। z आपका है 1 माइनस आयोटा, तो आपने रियल पार्ट 1 लिखा इमेजिनरी पार्ट माइनस 1, राइट। मॉडुलस ऑफ z निकालना है तो r हो जाएगा रूट अंडर ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 दैट इज रूट। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी मॉड ऑफ y बाई x मॉड ऑफ माइनस 1 बाई 1 1। तो थीटा आपका आ जाएगा पाई बाई 4 और आप देख रहे हो कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंस z is in the fourth quadrant so principal argument of z यानी थीटा डैश बोल दो, वो किसके बारे में इसको अपने थीटा माना है तो थीटा डैश लिख दो या डायरेक्ट भी थीटा लिख सकते हो। तो माइनस थीटा क्या होगा माइनस पाई बाई 4। नाउ पोलर फॉर्म में रूट 2 कॉस थीटा, तो थीटा की जगह माइनस पाई बाई 4 पुट किया। आयोटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह माइनस पाई बाई 4 पुट कर दिया। तो आपका जवाब आएगा रूट 2 कॉस इंटू माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है सो कॉस पाई बाई 4 माइनस में आयोटा साइन पाई बाई 4। तो ये था आपका एग्जाम्पल पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब हमें जानना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यूलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखो यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा, वेयर थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, और r क्या है, मॉडुलस ऑफ z। तो r मॉडुलस ऑफ z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर थीटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि चेंज z इक्वल टू 1 इन यूलर फॉर्म, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। z इक्वल टू 1, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 1 प्लस 0 आएगा, तो ये प्योरली रियल नंबर है, इधर ही पार्ट इसका 0 है, सो 1 0, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आर निकालोगे मॉडुलस ऑफ z, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 हो जाएगा। tan थीटा आपका आता है y अपॉन x, तो 0 बाई 1 0, सो थीटा क्या आएगा 0, आर्गुमेंट भी आ जाएगा 0। तो यूलर फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू ई टू दी पावर आइटा इंटू थीटा, तो 1 इंटू ई टू दी पावर आइटा इंटू 0, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि फाइंड द यूलर फॉर्मूला ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। वेरी सिंपल है, आपने अभी जस्ट सीखा है, z आपका है 1 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1 1 1 आ गया। r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। tan थीटा होता है वो मॉडुलस ऑफ y बाई x, तो 1 बाई 1 1 आ गया, थीटा पाई बाई 4। तो फर्स्ट इन इसका z क्या है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so argument of z क्या होता है, थीटा के इक्वल, दैट इज पाई बाई 4। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इंटू में e, r इंटू ई टू दी पावर आइटा थीटा, सो 1 इंटू में ई टू दी पावर आइटा इंटू पाई बाई 4। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अब देखो कि यहाँ के बाद ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो तो आपके बेसिक जो पॉइंट्स है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कहीं का भी अगर आप क्वेश्चन बनाओगे आप इजीली बना सकते हो, राइट। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।